हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज 6 अप्रैल का एडिटोरियल। देखते हैं कि आज के एडिटोरियल में क्या मेन है। और स्टार्ट करने के साथ ही हम स्टार्ट करेंगे पहले आज की वोकैबुलरीज को। आखिर कौन सी वोकैबुलरी हैं जो इस एडिटोरियल में यूज हुई हैं और इनका एडिटोरियल के बेस से क्या मीन निकलता है। मतलब ये हो गया कि जो वोकैब्स होती हैं उनका मीन और एडिटोरियल में जो वोकैब्स होती हैं उनका मीन कभी कभी तो सेम होता है और कभी कभी फ्लक्चुएट करता है। तो आखिर वो क्यों करता है या फिर क्या मीन है, हम उन सब चीज़ों पे बात करेंगे और उन सब चीज़ों को देखेंगे। राइट एवरीवन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए आज 6 अप्रैल का एडिटोरियल और देखते हैं कि राइटर की क्या सोच है, राइटर ने क्या लिखा है। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे नए हैं या जो मुझे सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं और जिन्होंने यहाँ पे इस चैनल को गाइज सब्सक्राइब नहीं किया है, राइट, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, डू शेयर एंड लाइक। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें जितना ज़्यादा कर सकते हैं और लाइक करें वीडियो को, राइट। और हाँ, फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपको ये वीडियो वर्थ वॉचिंग लगती है, आपको लगता है कि हाँ ये वर्थ है आपके लिए, आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दे रही है, तो प्लीज़ मुझे फीडबैक जरूर दें और आपको क्या चाहिए इसके अलावा। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस सेशन को और देखते हैं कि क्या है एडिटोरियल में। आइए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं वोकैबुलरी, स्टार्ट करते हैं हम आज की वोकैबुलरी से जो कि एडिटोरियल में यूज हुई है। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। जैसा कि नंबर 1 दे रखा है एब्सटेन, बहुत ही कॉमन वोकैबुलरी है जिसका मतलब होता है बचना। जब आप किसी चीज से बचते हैं तो कहलाता है एब्सटेन। एब्सटेन अपने संग फ्रॉम लेता है हमेशा और ये भाई होता है रिफ्रेन का। आप चाहे एब्सटेन का हैं चाहे रिफ्रेन का हैं, दोनों का ही मतलब होता है बचना, किसी भी चीज से बच जाना, टाल देना। इसमें लिखा हुआ है फॉर्मली डिक्लाइन टू वोट ईदर फॉर अगेंस्ट और प्रपोजल। मतलब इसका मतलब यही है, किसी को वोट देने से क्या करना, डिक्लाइन करना, मना कर देना या फिर झुक जाना या फिर बच जाना। और या फिर साफ साफ है रिफ्रेन फ्रॉम, मतलब बचना। सेकेंड है दोस्तों रेड कारपेट। रेड कारपेट का मतलब होता है लग्जरी भरा हुआ स्वागत करना, किसी का लग्जरियस वाला स्वागत करना, बहुत मिजाज के संग स्वागत करना। मीन्स मार्क्ड बाय सेरेमोनियल कर्टेसी। एक जो सेरेमोनियल कर्टेसी होती है उसके तहत किसी को मार्क्ड करना, किसी को फील कराना कि हाँ ठीक है तुम बहुत मेन हो, यही कहलाता है रेड कारपेट। नेक्स्ट दोस्तों कॉर्डियल। कॉर्डियल का मतलब होता है हृदय से, किसी भी चीज का जब स्वागत किया जाता है हृदय से, हृदय पूर्वक, तो कहलाता है कॉर्डियल, मतलब विनम्रता से। इसमें लिखा है वार्म एंड फ्रेंडली। जी हाँ, हृदय का मतलब क्या हो गया, वार्म मतलब जोशीला और दोस्ताना। दोस्ताना मीन्स फ्रेंडली, जो फ्रेंडली बिहेव करते हैं वही कहलाता है कॉर्डियल बिहेवियर। नेक्स्ट है दोस्तों एमिनेबल। एमिनेबल का मीन्स होता है बहुत ज्यादा विनम्र होना, लाइकली और विलिंगली, इच्छा प्रकट करना किसी के साथ या किसी से, या फिर डोसाइल होना और या फिर कॉम्प्लिएंट होना, बहुत ज्यादा विनम्र होना किसी के लिए कहलाता है एमिनेबल। नेक्स्ट दोस्तों कर्टेल। कर्टेल मीन्स कम करना, किसी भी चीज को डिक्रीज कर देना, नीचे पहुंचा देना। रिड्यूस इन एक्सटेंट और क्वांटिटी, किसी क्वांटिटी में रिड्यूस करना चीजों को कहलाता है कर्टेल करना। नेक्स्ट है दोस्तों वीर। वीर का मतलब होता है चेंज इन डायरेक्शन, किसी पोजीशन में या किसी डायरेक्शन में किसी चेंज का आना या चेंज करना कहलाता है वीर, VEER। नेक्स्ट है रिलिंक्विश। रिलिंक्विश का मतलब होता है त्याग देना, टू गिव अप, जैसे हम कहते हैं फॉरसेक के नाम से भी जानते हैं, क्विट भी कह सकते हैं। तो क्विट कहें, गिव अप कहें या फिर फॉरसेक कहें, ये सब कहलाते हैं रिलिंक्विश, मीन्स छोड़ देना। नेक्स्ट दे रखा है दोस्तों डिग्निटरीज। डिग्निटरीज का मतलब होता है दोस्तों ऐसे लोग जो कि बहुत मेन हैं, जो मीन्स कोई ना कोई मुख्यता रखते हैं, बहुत मेन लोग कहलाते हैं डिग्निटरीज। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है वन हु possesses exalted rank, जो कि हाई पोस्ट पर विराजित हैं, जो हाई पोस्ट पर विराजमान है, जो हाई पोस्ट रखते हैं, और होल्ड्स अ पोजीशन ऑफ डिग्निटी और ऑनर, या फिर वही वाली बात जिनके पास सम्मान भरी हुई पोस्ट है कहलाते हैं डिग्निटरीज, राइट। जैसा कि एग्जांपल दे रखा है मैंने यहाँ पे, द डिनर वॉज अटेंडेड बाय, डिनर को अटेंड किया गया, मतलब डिनर किया गया किनके द्वारा, बाय मैनी फॉरेनर डिग्निटरीज, बहुत सारे जो फॉरेनर उच्च पद वाले लोग थे, उच्चाधिकारी थे, उनके द्वारा डिनर को किया गया, राइट। नेक्स्ट है दोस्तों एक वर्ड यूज होता है सेंटेंस के तौर पे, फ्रेज के तौर पे, इट इज लाइकली।
इट इज़ लाइकली का मतलब होता है इट इज़ पॉसिबल। जब कोई संभावना दिखाई देती है आपको कि हाँ ये संभावित है, इस बात की संभावना है, तो हम उसे कहते हैं इट इज़ लाइकली। और सेम इसी का एक और भाई इट इज़ अनलाइकली। जब किसी भी चीज़ पे आपको डाउट होता है, सस्पिशियसनेस होती है, सस्पिशन होता है, तो वही कहलाता है इट इज़ अनलाइकली, मीन्स इट इज़ डाउटफुल। ये थोड़ा डाउटफुल है, मतलब ये थोड़ा असंभव सा दिखता है, असंभव है नहीं, थोड़ा असंभव सा दिखता है, थोड़ा असंभावित है। इम्प्रॉबेबल मतलब जो कंडीशन शायद घट नहीं सकती, या ड्यूबियस, या बियॉन्ड बिलीफ, या इनकंसीवेबल, जिन पे आपका विचार ना हो, जो आप सच ना मान सकें, वही कहलाता है इट इज़ अनलाइकली। राइट एवरीवन, तो ये थी आज की एडिटोरियल की वोकैबुलरी। आइए स्टार्ट करते हैं कि क्या कह रहा है आपसे आज का एडिटोरियल। सो जैसा कि आप देख रहे हैं आज की हेडिंग है दोस्तों इन द मिडल, मीन्स मध्य में। मध्य में मतलब कोई पोजीशन है, कोई पोजीशन को दिखा रहा है कि भाई कौन मध्य में अटका हुआ है, या कौन मध्य में है, या फिर क्या है मिडल में, तो इन द मिडल। आगे उसने कहा ऑन, ये एडिटोरियल लिखा गया है इंडिया का रोल इन रशिया यूक्रेन क्राइसिस, मतलब इंडिया का रोल बताया गया है इस पैसेज में। तो उसमें बताया गया कि जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है इस समय, जो रशिया यूक्रेन का विवाद चल रहा है, उसमें इंडिया का क्या रोल है, मतलब इंडिया एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो वही समझाना चाह रहा है पैसेज में राइटर कि भाई क्या रोल है, आइए समझते हैं इसको। आगे कहा ऑन द यूक्रेन वॉर पर इंडिया को मस्ट फुलफिल, पूरी करनी चाहिए अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ नॉन अलाइंड डेमोक्रेसी। मतलब यूक्रेन जो वॉर चल रहा है दोस्तों, तो इंडिया को जरूरत है कि इंडिया पूरी करे अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को एज अ नॉन अलाइंड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी नॉन अलाइंड मतलब क्या हो गया, एक ऐसा अलाइनमेंट, मतलब एक ऐसा जोड़ जो कि किसी की साइड ना हो, मतलब एक ऐसी वार्ता या फिर एक ऐसा संघ जो दोनों का साथ दे म्यूचुअली। ये भी ना हो कि भाई एक का साथ दे रहा है और दूसरे का साथ ना दे, और ये भी ना हो कि दोनों का ही साथ ना दे, मतलब न्यूट्रल पोजीशन बनाए रखना कहलाता है नॉन अलाइंड। राइट, तो वही सजेशन दिया गया है यहाँ पे। तो सजेस्टिव टोन का एक वी कैन कॉल, हमें मालूम पड़ा है कि सजेस्टिव टोन राइटर यूज कर रहा है कि यूक्रेन वॉर पे इंडिया को चाहिए कि वो फुलफिल करे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक नॉन अलाइंड डेमोक्रेसी की तरह, एक न्यूट्रल पोजीशन रखते हुए। आगे दोस्तों देखते हैं कि क्या कहा है उसने यहां से। सैनिस ने कहा कि भैया 40 दिन हो चुके हैं वॉर के यूक्रेन में, और इंडिया का जो रोल है वो दिखाई देता है मोर रेलेवेंट, बहुत ज़्यादा तर्कसंगत, बहुत ज़्यादा बढ़िया देन अदर कंट्रीज़ की अपेक्षा, मे हैव एक्सपेक्टेड, जो उन्होंने सोचा, मतलब जो अदर कंट्रीज़ ने सोचा उससे कहीं ज़्यादा अच्छा इंडिया का जो रोल है वो अपीयर दिखाई देता है। रेलेवेंट मतलब बहुत ही तर्कसंगत। इविडेंट फ्रॉम द स्ट्रीम ऑफ डिग्निटरीज फ्रॉम ओवरसीज, जो बाहर से जो डिग्निटरीज हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा विख्यात और प्रख्यात लोग हैं, उनका जो एविडेंट है, वो जो सोचते हैं, वो जो समझते हैं, क्या समझते हैं, ओवर द पास्ट 2 वीक्स, 2 हफ्तों से, जो पिछले 2 हफ्ते हैं, उनके वो जो डिग्निटरीज हैं, वो जो लोग हैं, उनका सोचना है, क्या सोचना है, यही कि इंडिया का जो रोल है वो ऐसा दिखाई देता है कि वो मोर रेलेवेंट है, वो काफ़ी क्या है, रेलेवेंट है, काफ़ी तर्कसंगत है, काफ़ी लॉजिकल है, काफ़ी बढ़िया है। देन अदर कंट्रीज में हैव एक्सपेक्टेड, जो अदर कंट्रीज ने सोचा था या सोचा है उसके हिसाब से। राइट, ये सोच किसकी बताई गई है, ये डिग्निटरीज की बताई गई है। और डिग्निटरीज का मीन हमने भी किया था, ऐसे लोग जो कि उच्च पदों पे बैठे हुए हैं, जिनकी पोजीशन जो है वो हाई रैंक वाली है। आगे कहा उसने दोस्तों मोस्ट वर फ्रॉम कंट्रीज दैट आर अ पार्ट ऑफ, और ये यहाँ पे ये जो मोस्ट का यूज हुआ है दोस्तों, ये उन्हीं डिग्निटरीज के लिए यूज हुआ है कि जो मोस्टली हैं वर्क फ्रॉम, ये कहां से थे, उन कंट्री से दैट आर अ पार्ट ऑफ यूएस, जो यूएस का पार्ट है, और यूरोपियन लेड सैंक्शंस, या फिर यूरोपियन कंट्रीज जिन्होंने लेड किया है, जिन्होंने सैंक्शंस लगाए हैं किस पे, रशिया पे, वो जो कंट्रीज हैं ये मोस्टली लोग वहां से बिलोंग करते हैं, जो डिग्निटरीज हैं या तो यूएस के हैं या यूरोपियन कंट्रीज से बिलोंग करते हैं। राइट, आगे कहा पैसेज में देयर मैसेजेस, इनके जो मैसेजेस हैं इन डिग्निटरीज के, वर 3 pronged, ये 3 pronged पर बेस है। pronged का मतलब क्या होता है दोस्तों, pronged एक मुझे कहना चाहिए अ काइंड ऑफ थिंग है। जैसे आपने शिव जी का त्रिशूल देखा है, यदि आप त्रिशूल की बात करें तो त्रिशूल जो होता है, जैसे एक त्रिशूल है, मैं इसको ऐसे बना सकता हूं। राइट, तो आप देख रहे होंगे कि इसमें 3 pronged है, 1, 2 and 3, इसे कहते हैं 3 pronged। अब इसको चाहे आप त्रिशूल के तौर पे कह लें, या फिर आपने कभी पिज्जा खाया हो, मतलब खाते हैं तो उसमें आप जो फोर्क यूज करते हैं तो वो भी pronged कहलाता है, तो वही कहला गया। तो यहाँ पे pronged का मतलब जो है वो दोस्तों एक बात से है कि हाँ ये जो मैसेजेस हैं वर 3 pronged, ये 3 चीजों पे बेस्ड थे, 3 चीजों की तरह थे। कैसे भैया, आस्किंग इंडिया टू चेंज इट्स वोट्स, ये इंडिया को बताते थे, इंडिया से कहते थे क्या करने के लिए, कि वो अपना वोट चेंज करे एट द यूएन में, वेयर इट हैज एब्सटेन फ्रॉम ऑल रेजोल्यूशंस, जहां वो अभी तक बचता हुआ आया है सभी रेजोल्यूशंस क्रिटिकल ऑफ
रशियाज इन्वेजन, मतलब रशिया पे जो इन्वेजन, रशिया ने जो इन्वेजन किया है उस पे जो क्रिटिक्स हुए हैं, इससे इसके क्रिटिक्स से हमेशा बचता हुआ आया है कौन? इंडिया। तो भाई ये जो कंट्रीज हैं ये चाहती हैं कि इंडिया इस पे कोई बात रखे, इंडिया इस पे कुछ चीजें कहे। एक तो नंबर 1 ये हो गया। फिर से रिपीट करूंगा, सेंटेंस में कहा गया आस्किंग इंडिया से कहा गया कि अपना वोट चेंज करे यूएन में, जहां उसने हमेशा बचता हुआ आया है फ्रॉम ऑल रेजोल्यूशन, सभी पक्षों से, क्रिटिकल ऑफ रशियाज इन्वेजन, जो कि रशिया के इन्वेजन की बात कही गई है, मतलब रशिया के इन्वेजन को लेके जो क्रिटिक्स हुए हैं उनसे इंडिया जो बचता हुआ आया है उन पे कोई बात कही। दूसरा, टू रिक्वेस्ट, एक रिक्वेस्ट के तौर पे दैट इंडिया नॉट एक्सेलरेट इट्स परचेज, इंडिया परचेज ना करे ऑफ रशियन ऑयल को बीइंग ऑफर्ड एट डिस्काउंट, जो कि डिस्काउंट पे ऑफर किया गया है, इंडिया उसको भी क्या ना करे, इंडिया उसको परचेज ना करे, इस बात में भी गति दिखाए, इस बात को समझे। एंड और यही नहीं, तीसरी बात कही गई है दोस्तों एंड से जोड़ते हुए, टू डिस्करेज, और डिस्करेज किया जा रहा है इंडिया को, टू डिस्करेज मतलब इंडिया को डिस्करेज करते हुए इंडिया को डिस्करेज किया जा रहा है किस चीज के लिए? फ्रॉम यूजिंग द रूपी रूबल नेशनल करेंसी, मतलब जो रूपी रूबल नेशनल करेंसी बेस्ड कोई चीजें हैं उनको भी वो अवॉइड करे। क्या कहा उसने? फ्रॉम यूजिंग द रूपी रूबल नेशनल करेंसी बेस्ड पेमेंट मैकेनिज्म, जो पेमेंट मैकेनिज्म है मतलब जो साधन है पेमेंट के रूपी रूबल को लेकर, उनको भी वो क्या करे, नेशनल करेंसी को उनको भी अवॉइड करे। दैट कुड सबवर्ट बैकफिलिंग सैंक्शंस, जो कि क्या कर रही हैं, जो कि डिस्ट्रॉय करती हैं बैकफिलिंग सैंक्शंस को, जो सैंक्शंस लगाए गए हैं अदर कंट्रीज द्वारा रशिया पे, तो उनको वो क्या कर रही है, बैकफिल कर रही है। बैकफिल का मतलब दोस्तों हो गया कि जो बैक में जो चीजें फिल की जाए, जो खाली थी उनको दोबारा फिल करना। तो भाई इंडिया ऐसा ना करे। इंडिया कैसे ना करे? इंडिया भाई रुपी और रूबल जो करेंसी है नेशनल बेस्ड, उनसे जो भी पेमेंट किए जा रहे हैं उनको भी अवॉइड करे, उन पे भी सैंक्शन काइंड ऑफ लेकिन वो काम करे, उन पे भी सैंक्शन लगा दे या उन पे वर्क ना करे। तो यहाँ पे जो प्रॉन्ग्ड वर्ड यूज हुआ ये इन 3 चीजों के लिए हुआ कि इंडिया को अवॉइड करनी चाहिए। और ये कौन कहना चाह रहा है? ये डिग्निटरीज कह रही हैं, जो कि यूएस और यूरोपियन सैंक्शन बेस्ड कंट्रीज हैं। आया समझ में? सिंपल था। आगे दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि ये जो 3 प्रॉन्ग्ड है, ये 3 प्रॉन्ग्ड मैंने आपको बता दिया कि 3 ऐसे काम जो कि दिखाते हैं कि भाई ऐसे किए जाने चाहिए। एब्सटेन हमेशा फ्रॉम लेता है, जिसका मतलब होता है बचना। इन्वेजन मींस आक्रमण होता है, अटैक होता है। एक्सेलरेट मतलब स्पीड, किसी भी चीज में गति दिखाना। और सबवर्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को हटा देना, डिस्ट्रॉय कर देना या वहां से रिमूव कर देना। तो ये है इसके मीनिंग, जो कि बहुत सिंपल थे। आगे क्या क्या कहा राइटर ने? दोस्तों राइटर ने आगे कहा द मैसेज गॉट शार्पर। ये जो मैसेज है, मैसेज कौन सा? जो कि अभी दिखाया गया था कि 3 प्रॉन्ग्ड मैसेज हैं। गॉट शार्पर, ये काफी तेज हो गए। एंड मोर पब्लिक, और पब्लिक के सामने आ गए। एज इट बिकेम क्लियर, जब ये बात क्लियर हुई, जैसे ये बात क्लियर हुई कि भैया न्यू दिल्ली जो है, नई दिल्ली वुड ऑल्सो होस्ट रशियन फॉरेन मिनिस्टर, मतलब नई दिल्ली जो है वो होस्ट करेगा, वो सम्मान करेगा, वो बुलाएगा किसको? रशियन फॉरेन मिनिस्टर को, सर्गी लैवरोव को। एंड ऑफिशियल्स फ्रॉम द वेस्ट, और जो ऑफिसर रैंक के लोग हैं वेस्ट साइड से, उन्होंने होप किया था, होप्ड टू टर्न इंडियाज पोजीशन टू देयर साइड, कि इंडिया जो है अपनी पोजीशन को टर्न कर लेगा उनके लिए। मतलब बहुत ही साफ साफ कहा गया कि जो मैसेजेस हैं ये और भी शार्प हो गए। उन लोगों को लगने लगा, जो वो डिग्निटरीज हैं उनको लगने लगा कि भाई अब तो क्या है, अब तो जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर है सेर्गी लैवरोव, वो तो भैया इंडिया में आ ही रहे हैं, इंडिया उनको होस्ट कर ही रहा है, तो इंडिया ये बातें उनके सामने रख ही देगा। और रखने के बाद संबंध जो है रशिया और इंडिया के वो क्या हो जाएंगे? क्वेश्चन मार्क में आ जाएंगे। लेकिन आगे उसने क्या कहा? आगे उसने कहा कि द वेस्ट होप, मतलब वेस्ट जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने आशा की है कि भैया इंडिया की जो पोजीशन है फिर इस तरह से उनकी साइड आ जाएगी। तो यहां तक बात समझ में आई। आगे उसने कहा हाउएवर, हालांकि, इसका मतलब ये होगा कि कुछ उल्टा ही हुआ है यहाँ पे। हाउएवर दोस्तों जब भी सेंटेंस में यूज होता है तो हमें पता होना चाहिए कि सेंटेंस को वो अपोज करता है, मतलब जो आगे स्टेटमेंट कहा गया है उसके विरोध में बोलता है। तो उसने क्या कहा? हालांकि द रेड कारपेट वेलकम, जो भव्य स्वागत किया गया है, ही रिसीव्ड, मतलब सेर्गी लैवरोव, यहाँ पे ही का जो यूज किया है प्रोनाउन में वो सेर्गी लैवरोव नाउन के लिए किया गया है। जो भव्य स्वागत रिसीव किया रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने, इंक्लूडिंग, और यही नहीं कुछ और भी इंक्लूड किया, अ कॉर्डियल मीटिंग विद द प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर के संग जो उनकी एक हृदयपूर्ण वार्ता रही विद द प्राइम मिनिस्टर, अपीयर्ड टू मेक इट क्लियर, उसने दिखाया, ये बात स्पष्ट करी कि न्यू दिल्ली इज नॉट एमिनेबल, मतलब न्यू दिल्ली जो है वो एंटरटेन नहीं करेगा किसी भी प्रेशर को, न्यू दिल्ली जो है वो किसी भी प्रेशर को झेलेगा नहीं, न्यू दिल्ली विल नॉट लाइक, वो पसंद नहीं करेगा किसी भी तरह के प्रेशर के लिए। दोस्तों एमिनेबल का मीन्स तो होता है
कि लाइकिंग, अ काइंड ऑफ किसी भी चीज को लाइक देना। तो उसने कहा दिल्ली इज नॉट एमिनेबल, वो पसंद नहीं करेगा, वो रुझान नहीं दिखाएगा किसी भी प्रेशर को लेकर। तो भाई सिंपल सी बात है, डिग्निटरीज ने कुछ और सोचा लेकिन हुआ कुछ और। तो भैया क्या हुआ, इसमें छोटे से पैसेज में बहुत से साफ साफ दिखाया गया कि इंडिया ने रुचि दिखाई सेर्गी लैवरोव को का स्वागत करने के लिए, उनका रेड कारपेट स्वागत हुआ, जिससे एक साफ साफ मैसेज चला गया कि भाई हम किसी का भी प्रेशर नहीं झेलेंगे। यदि आप ये सोच रहे हैं कि हम आपकी बातों को रशिया के सामने रखेंगे तो ये भी गलत है, और ये रशिया को सोच रहा है कि हम उसका साथ देंगे तो ये भी गलत है। मतलब वही जो सेंटेंस बताया गया था आपको शुरू में कि इन द मिडिल, मतलब जो पोजीशन है इंडिया की वो मिडिल में है, कि हाँ भाई वो न्यूट्रल पोजीशन रखना चाह रहा है, राइट। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आगे उसने कहा द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, और उनके संग संग जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, ऑल्सो री इन्फोर्स, इनने दबाव दिया। दोस्तों री इन्फोर्स का मतलब होता है प्रेशराइज करना, मतलब प्रेशर बनाना। द पोजीशन ऑफ द इंडियन नेशनल इंटरेस्ट, मतलब उन्होंने भैया कही कि जो इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट क्या है, मतलब इंडिया को क्या लाभ हो रहा है, उसने इन बातों पे ध्यान दिया। गिवन दैट, ये बात कहते हुए, ये बात देखते हुए कि यूरोपियन कंट्रीज हैव येट टू कर्टेल ऑयल इनटेक्स फ्रॉम रशिया, कि भैया जो यूरोपियन कंट्रीज हैं हैव येट, वो अभी भी कर्टेल ऑयल इनटेक फ्रॉम रशिया, मतलब जो रशिया से जो इनटेक हो रहा है ऑयल का वो अभी भी कर रही हैं। मतलब हमसे तो कह रहे हो कि रशिया के साथ संबंध खराब कर लो, और आप खुद क्या कर रहे हैं, आप खुद कर्टेल नहीं कर रहे हैं, खुद कम नहीं कर रहे हैं रशिया से ऑयल लेना। वाजी वाह, मतलब ये तो बड़ी दोहरी प्रणाली हो गई। एक तरह से आप ये कहना चाह रहे हैं कि रशिया के संग संबंध खराब कर लो, और दूसरी साइड ये देखा जाए तो बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज ऐसी हैं जो रशिया से ऑयल इनटेक कर रही हैं। इसे कहते हैं चालाकी। देख रहे हैं आप कितने चालाक लोग हैं ये। तो दोस्तों ये एक छोटे से पैसेज में यहां तक बताया गया। इनटेक का मतलब होता है निकालना, किसी भी चीज को लेना। मैं आशा करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। चलिए आगे देखते हैं भैया आगे क्या कहा। आगे उसने कहा इट इज लाइकली, मतलब संभवतः यह संभावना है किस चीज की, दैट द यूएस विल मेक अनदर अटेम्प्ट, की यूएस जो है वो एक और अटेम्प्ट करेगा, मतलब वो कोशिश करेगा टू वीर द गवर्नमेंट ऑफ, गवर्नमेंट को चेंज करने की। दोस्तों ये फ्रेज है एक वीर ऑफ, VER वीर OFF ऑफ, मतलब किसी की पोजीशन को चेंज करना, किसी के मत को चेंज करना। तो उसने कहा, दोबारा देखेंगे, इट इज लाइकली, ये भी एक दोस्तों फ्रेज के तौर पे यूज होता है, इसको ध्यान रखें, मतलब किसी भी चीज की संभावना होना। जब हम प्रोबेबल कंडीशन बनाते हैं किसी भी चीज को कहते हुए, इट इज लाइकली, ऐसा लगता है, यह संभावना है। तो भाई उसने कहा इट इज लाइकली, मतलब ये संभावना है कि यूएस जो है वो एक और कोशिश करेगा चेंज करने की। इट्स चूजन कोर्स, जो इंडिया के द्वारा एक कोर्स चूज किया गया है, कोर्स कहाँ पे मतलब है पाथ से, जिस पाथ पे इंडिया चल रहा है उस पाथ को चेंज करने की कोशिश करेगा। कब, व्हेन मिस्टर जयशंकर एंड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह विजिट करेंगे वॉशिंगटन फॉर द 2+2 मीटिंग को। मतलब उसने कहा जब ये दोनों विजिट करेंगे 2+2 मीटिंग के लिए तो वो दबाव बनाएगा, अमेरिका यूएस दबाव बनाएगा कि हाँ जी ऐसा करना चाहिए, या फिर अपनी बातें रखेगा, कोशिश करेगा। मतलब चूजन कोर्स, जो हम लोगों ने चूज कर रखा है, कोर्स का मतलब मैंने आपको बताया, जो पाथ जो वे चूज कर रखा है उसको क्या करने की कोशिश करेगा, वीर ऑफ, चेंज करने की कोशिश करेगा। आगे इतना ही नहीं, वेयर अ पॉसिबल वेवर, जहां पे जो पॉसिबिलिटी है वेवर ऑफ कात्सा की, मतलब कात्सा जो सैंक्शन लगाया गया था तो उसके लिए अगेंस्ट इंडिया, इंडिया के खिलाफ, फॉर द परचेज, किसको, मतलब किस चीज के लिए, परचेज ऑफ द रशियन S-400 सिस्टम विल ऑल्सो बी डिस्कस्ड। मतलब जो इंडिया रशिया से S-400 सिस्टम खरीद रहा था उस पर जो सैंक्शन, कात्सा सैंक्शन लगाया गया था, उस चीज का भी डिस्कशन किया जाएगा, उस चीज पे वेवरमेंट होगा। वेवरमेंट इन द सेंस क्या होता है दोस्तों, उस डीलिंग के लिए बात होगी कि उस पर सैंक्शंस कम किए जाएं, वेवर किए जाएं, मतलब फ्लक्चुएट किए जाएं, उसको थोड़ा डिक्रीजमेंट पहुंचाया जाए, इस चीज पे भी बात होगी। जो कात्सा एक मुझे कहना चाहिए सैंक्शन लगाया गया है रशियन S-400, रशियन S-400 दोस्तों आपको मालूम होगा कि इंडिया जो है वो रशिया से S-400 सिस्टम्स खरीद रहा था, इस बात के लिए जो कि यूएस को ये चीज गंवारा नहीं हुई और उसने कात्सा सैंक्शन लगा दिया, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट अप टू हियर। आगे उसने क्या कहा भाई, आगे उसने और भी सिंपल बात कही, और उसने सिंपल क्या कहा कि जो यूएस है इज ऑल्सो कीन, वो बहुत ज़्यादा आतुर है स्क्वीज करने के लिए। वाह क्या बात कर दी, स्क्वीज का मतलब होता है दोस्तों निचोड़ देना। मतलब जब आप किसी भी चीज़ को स्क्वीज करते हैं, मतलब जैसे आपने कोई स्पंज देखा होगा, आप स्पंज की बॉल को जब दबा देते हैं तो मतलब आपने उसको स्क्वीज कर दिया, आपने रस निकाल दिया। तो भैया यूएस सोच रहा है कि रशिया को भी मैं उसी स्पंज की तरह स्क्वीज कर दूंगा। यह है तो बहुत चालाक है यूएस।
उसने कहा यूएस इज ऑल्सो कीन, यूएस बहुत आतुर है स्क्वीज करने के लिए रशिया को ऑन द मल्टीलेटरल स्टेज, मतलब उन सभी जगहों से जो मल्टीलेटरल स्टेज होती है, मतलब चारों तरफ से उसको स्क्वीज करना चाह रहा है, विद प्रपोजल्स टू एक्सक्लूड, उसको रशिया को वो उन प्रपोजल से एक्सक्लूड भी करना चाह रहा है जो प्रपोजल्स रशिया के पास हैं या आने वाले हैं, फ्रॉम द G20। अच्छा, जो प्रपोजल G20 का है उससे भी उसको क्या करना चाह रहा है, G20 से उसको किक ऑफ करना चाह रहा है, उसको निकालना चाह रहा है समिट्स दिस ईयर एंड सस्पेंडेड फ्रॉम द ह्यूमन राइट काउंसिल, और उसको ह्यूमन राइट काउंसिल से भी सस्पेंड करना चाह रहा है। मतलब यूएस हर कोशिश करना चाह रहा है कि उसको जहां जहां चाहे G20 समिट होना है इस साल उससे निकाल दो, जो ह्यूमन राइट काउंसिल है उससे निकाल दो, और जहां नहीं है वहां से भी निकाल दो, मतलब कहीं मत आने दो रशिया को। ऐसा यूएस की सोच है, जो कि राइटर ने बताया है कि यूएस ऐसा सोच बना रहा है, यूएस ऐसा सोच चुका है। राइट एवरीवन, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे क्या कहना चाह रहा है भैया, आगे कहना चाह रहा है वाइल, जबकि जो गवर्नमेंट है कैन नॉट बी फॉल्टेड फॉर इट्स रिफ्यूजल टू बो एक्सटर्नल प्रेशर। इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे दोस्तों, देखिए बहुत मतलब एक कीमती सेंटेंस कहा उसने। मतलब देखिए यहां पे हमने एक चीज देखी थी, बड़ी अच्छी बात बताई थी पहले वाले पैसेज में, कि इंडिया ने मना कर दिया कि भाई मैं झुकूंगा नहीं, तो उसने क्या कहा, वाइल द गवर्नमेंट कैन नॉट बी फॉल्टेड, जबकि गवर्नमेंट को अपने आप को दोषी नहीं मानना चाहिए। यदि गवर्नमेंट ये सोच रही है कि हम अपने आप को दोषी माने तो ये बात गलत है, गवर्नमेंट को खुद को दोषी नहीं मानना चाहिए फॉर इट्स रिफ्यूजल, क्या करने के लिए, जो उसने मना किया है, टू बो झुकने के लिए, टू एक्सटर्नल प्रेशर, जो एक्सटर्नल प्रेशर पड़ रहा था इंडियन गवर्नमेंट पे, उसको उस पे इंडिया नहीं झुका, तो उसके लिए उसको अपने आप को फॉल्ट नहीं करना चाहिए, अपने आप को दोषी नहीं मानना चाहिए। इट मस्ट कंसीडर द इंपॉर्टेंस ऑफ द रिमेनिंग फ्लेक्सिबल, जबकि वो जिस तरह से बचा हुआ है फ्लेक्सिबल, इस चीज की इंपॉर्टेंस को उसको समझना चाहिए। देखिए कितनी अच्छी बात कही है। यहां पे रिमेनिंग का मतलब क्या है दोस्तों, रिमेनिंग का मतलब होता है बचा हुआ होना, लेकिन यहां जो रिमेनिंग का मतलब है कि इंडिया ने जिस तरह से अपनी पोजीशन बचा रखी है, जिस तरह से वो न्यूट्रल बना हुआ है, उस चीज को उसकी सराहना की जानी चाहिए कि हाँ जी ये इंपॉर्टेंस है। इट मस्ट कंसीडर द इंपॉर्टेंस, मतलब इसको समझा जाना चाहिए कि बात बहुत बढ़िया है जिस तरह से अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बना रखी है। किस पर, ऑन what its stand both at the UN and the bilateral conversation, जिस तरह से इंडिया ने बोथ UN और bilateral जो कॉन्वर्सेशन है उस पर अपना स्टैंड बना रखा है, अपनी पोजीशन बना रखी है, इज गोइंग टू बी, जो कि अब चल रहा है या चलने वाला है, गिवन द ग्राउंड सिचुएशन इन यूक्रेन। और ये बात किस पे कही गई है, जो इस समय यूक्रेन वॉर चल रहा है, जो यूक्रेन की स्थिति चल रही है यूक्रेन रशिया की, उस ग्राउंड को लेकर बात कही गई है कि भैया इंडिया की जो पोजीशन है न्यूट्रल रहने की, जो इंडिया प्रेशर नहीं झेल रहा है किसी भी चीज का, भैया बहुत अच्छी पोजीशन है, इंडिया को तो ऐसे ही कंटिन्यू करना चाहिए, दैट इज द बेस्ट कंट्री, बाकी तो सब तेल बेच रही हैं। राइट, आगे दोस्तों आगे बहुत सी बात कही उसने, आगे उसने कहा रिपोर्ट्स, मतलब जो रिपोर्ट आई हैं, जो भी वगैरह वगैरह जो न्यूज़पेपर्स हैं वो निकाल रहे हैं, चाहे द हिंदू हो, चाहे लाइक यू नो द इंडियन एक्सप्रेस हो, या फिर जो भी न्यूज़पेपर हैं, तो रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, रिपोर्ट्स ऑफ ग्रॉस ह्यूमन राइट्स, जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं उन सबको मिला के वायोलेशंस ब्लेम्ड ऑन द रशियन आर्मी, इन मतलब रशिया की आर्मी पे ब्लेम किया गया है कि उसने ह्यूमन राइट्स वायोलेशन किए हैं, जो मानवीय ह्यूमन जो राइट्स हैं, जो मानव के जो राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं, उनको वायोलेट कर दिया है रशियन आर्मी ने। जिस तरह से रशिया ने आक्रमण किया, अटैक किया, इन्वेजन किया है यूक्रेन पे, उस तरह से समझा जाता है कि रशिया ने ह्यूमन राइट्स को वायोलेट किया है, ये रिपोर्ट बताती हैं। आगे उसने कहा कुड चेंज द कॉम्प्लेक्शन ऑफ द वॉर, ये जो रिपोर्ट है ये चेंज कर सकती हैं कॉम्प्लेक्शन वॉर की स्थिति को, एंड इंडियाज कॉल फॉर एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, और इंडिया जो चाहता है, इंडिया की जो कॉल है कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बुलाई जाए, एक स्वतंत्र इंक्वायरी बुलाई जाए, किसके लिए, इंक्वायरी इनटू द एलिगेशंस इज एन इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन, जो आरोप लगाए गए हैं रशिया पे कि रशिया ऐसा कर रहा है, रशिया वैसा कर रहा है, रशिया ने गलत किया है, इस चीज के लिए इंडिया ने कहा कि भाई एक इंपॉर्टेंट इंक्वायरी बुलाई जाए, इज एन इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन। ये एक मुख्य क्या बना हुआ है, एक रुकावट, एक इंटरवेंशन, एक इंटरवेंशन को मुझे कहना चाहिए दोस्तों रुकावट के तौर पे, राइट, कि एक रुकावट बनी हुई है। एक इंटरवेंशन की एक वैसे प्रॉपर हिंदी होती है, आई जस्ट फॉरगॉट, लेकिन हाँ इंटरवेंशन को हम ले सकते हैं कि किसी भी चीज की रुकावट होना, तो उसने एक रुकावट के तौर पे अपनी स्थिति पैदा कर दी है, तो ये चीज इनको अच्छी नहीं लग रही है। तो रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, यदि मैं इसको समरी में बताऊं आपको, तो रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि भाई रशियन जो आर्मी है उसने वायोलेट किए हैं, उसने तोड़ दिए ह्यूमन राइट्स, और रशिया जो रिपोर्ट है कुड चेंज द कॉम्प्लेक्शन, वो चेंज कर सकती हैं इस वॉर की स्थिति को, और इंडिया को चाहिए कि भैया इंडिया कॉल, और इंडिया का कॉल क्या है, इंडिया क्या चाहता है कि जो इंपॉर्टेंट एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, एक स्वतंत्र इंक्वायरी बुलाई जाए, किसके लिए, जो रशिया पे एलिगेशंस लगाए गए हैं वो क्या है, इज एन इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन, वो एक हस्तक्षेप बने हुए हैं, एक हस्तक्षेप के तौर पे जो काम कर रहे हैं, इज एन इंपॉर्टेंट, वो एक बहुत महत्वपूर्ण हस्तक्षेप बने हुए हैं, किस चीज के लिए,
रशियन इंक्वायरी के लिए, जो इंक्वायरी करवाई जा रही है, जो रिपोर्ट आई है उसमें बात कही गई है। तो बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे कुछ ना कुछ रिलेशन दिखाए जा रहे हैं इंडिया और रशिया को लेके, या फिर मैं यूं कहूँ कि इंडिया और अदर कंट्रीज को लेके। तो ये लोग भी कहना चाह रहे हैं कि इंडिया जो है न्यूट्रल पोजीशन बनाए हुए है, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया साथ में नहीं दे रहा किसी भी कंट्री का। लेकिन फिर भी वो ये भी कहना चाह रहा है कि भैया जो आप बार बार ब्लेम कर रहे हो रशिया को, उसके लिए आप क्या करें, आप उसके लिए एक इंक्वायरी बैठाएं। और वेस्टर्न कंट्रीज ये मान रही है कि ये तो हस्तक्षेप कर रहा है इंडिया। भाई जब तुम्हें मतलब ही नहीं है तो इंटरवेंशन क्यों कर रहे हो, हस्तक्षेप क्यों कर रहे हो इन बातों के लिए। ये है इस प्रॉपर पैसेज का मीन यहां तक। राइट एवरीवन, चलिए तो आगे देखते हैं। आगे इसने क्या कहा, आगे उसने कहा इसी के साथ साथ इन एडिशन, तो भाई क्या हुआ, इन एडिशन द यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज जो है आर लाइकली टू टाइटन इकोनॉमिक, उनको जरूरत है, वो संभावित है, मतलब संभावना है इस चीज की कि वो अपनी इकोनॉमी को, इकोनॉमिक जो सैंक्शन है, जो प्रतिबंध लगाए गए इकोनॉमिक सैंक्शन, उनको और मजबूत कर देंगे और टाइट कर देंगे। एज द करंट रिस्ट्रिक्शन हैव नॉट मेड रशियाज रिकंसिडर इट्स कोर्स, जैसा कि जो करंट रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं उनसे रशिया पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। रशिया कह रहा है कि लगाते रहो, मुझे क्या मतलब, मैं तो ऐसे चलता रहूंगा भैया मस्त। तो वो चाह रही हैं यूरोपियन कंट्रीज के इस पे और लगाएं सैंक्शंस, कभी ना कभी तो टूटेगा ये। आगे उसने कहा विद रशिया अनलाइकली टू रिलिंक्विश, और रशिया भैया मतलब इस बात की संभावना बहुत कम है कि रशिया जो है इच्छुक है छोड़ने का, रिलिंक्विश एरियाज ऑफ ईस्टर्न यूक्रेन। भैया जो रशिया ने अटैक करके, इन्वेजन करके जो हथियार लिए हैं यूक्रेनियन क्षेत्रों को, ईस्टर्न यूक्रेन को, वो उनको नहीं छोड़ेगा, वो रिलिंक्विश नहीं करेगा। रिलिंक्विश का मतलब होता है दोस्तों क्विट करना, क्विट को बोलते हैं रिलिंक्विश। तो रशिया जो है इस बात की संभावना बहुत कम है कि रशिया उन क्षेत्रों को छोड़ दे। एंड इट्स वेस्टर्न राइवल्स जो है, और उसके जो वेस्टर्न प्रतिद्वंदी जो है, नॉट लाइकली टू लेट अप देयर काउंटर मेजर्स, और वो भी नहीं समझते इस चीज को कि वो इसको काउंटर मेजर्स कर पाएंगे। मैं दोबारा समझाना चाहूंगा आपको। सेनेस ने यहां से कहा आपसे इन एडिशन टू द यूएस एंड यूरोपियन आर लाइकली टू टाइटन इकोनॉमिक, मतलब इसी के संग संग यूएस और यूरोपियन कंट्रीज जो है वो अपनी इकोनॉमिक सैंक्शन को टाइट कर रहे हैं। एज अ करंट रिस्ट्रिक्शन, जैसा कि करंट रिस्ट्रिक्शन जो है वो रशिया को मजबूर नहीं कर पा रहे हैं दोबारा सोचने के लिए, दोबारा समझने के लिए। रशिया अपनी स्थिति बनाए हुए है। आगे उसने कहा विद रशिया अनलाइकली टू रिलिंक्विश, और रशिया जो है संभावना इस चीज की है कि रशिया नहीं छोड़ेगा ईस्टर्न यूक्रेनियन क्षेत्रों को। एंड इट्स वेस्टर्न राइवल्स नॉट लाइकली टू लेट अप देयर काउंटर मेजर्स, और जो वेस्टर्न राइवल्स हैं वो काउंटर नहीं करेंगे, मतलब वो पलटवार नहीं कर सकते रशिया को, मतलब रशिया छोड़ेगा नहीं। और जो वेस्टर्न कंट्रीज, जो छोटी मोटी कंट्रीज हैं जो कि यूक्रेन से लगी हुई हैं, दे कैन नॉट काउंटर मेजर्स, दे कैन नॉट अडॉप्ट, मतलब वो रशिया के लिए अगेंस्ट में कोई नीति नहीं ले सकते। भाई मैं बात करूं यूएस की, तो यूएस एक बड़ा देश है, लेकिन अगल बगल जो छोटी मोटी कंट्रीज हैं वो रशिया से पंगा नहीं ले सकती, तो काउंटर मेजर वो अपना नहीं सकते। तो ये बड़ी गंभीर समस्या बनी हुई है। आगे उसने क्या कहा, न्यू दिल्ली मस्ट रियलाइज, न्यू दिल्ली को ये रियलाइज करना चाहिए दैट इट्स वैल्यू टू द टू साइड्स विल लास्ट, कि इसकी जो वैल्यू है, मतलब इसकी जो पोजीशन बनी हुई है नई दिल्ली की, इसकी जो वैल्यू है एक, कि भैया दो साइड में रहने की, विल लास्ट, वो रहेगी अंत तक। वाइल इट रिमेन्स अनकमिटेड टू ईदर साइड, जब तक वो अनकमिटेड रहता है दोनों साइड के लिए, मतलब ये दोनों कंट्री कुछ नहीं कह सकती इंडिया से, ये दोनों साइड इंडिया से कुछ नहीं कह सकती। कब तक, जब तक नई दिल्ली को, मतलब इंडिया को ये बात मालूम है कि भैया मैं तो किसी की साइड नहीं हूं, तो इंडिया की पोजीशन बहुत बेहतरीन रहेगी, क्योंकि इंडिया इसमें मेन भूमिका निभा रहा है। सब लोग ये सोच रहे हैं कि इंडिया का साथ आए। अब इंडिया का साथ किसके संग आता है, तो राइटर जो है वो यही कहना चाह रहा है कि जो न्यू दिल्ली है उसको रियलाइज करना चाहिए अपनी वैल्यू को, अपनी गंभीरता को, टू द टू साइड्स विल लास्ट, कि वो जो उसकी दोनों साइड की नीति है वो लास्ट, मतलब वो अंत तक बनी रहेगी। वाइल, जबकि इट रिमेन्स अनकमिटेड, ये अनकमिटेड रहेगी टू ईदर साइड, दोनों ही साइड के लिए, दोनों को पता नहीं कि किसकी साइड है। ये पोजीशन बहुत अच्छी है। फिर दोस्तों इसने कहा दिस विल रिक्वायर हैविंग अ कीन आई, मतलब इस चीज को जरूरत है, किस चीज को, कि जो नीति है इंडिया की, इसको जरूरत है कि भैया हैविंग अ कीन आई, बहुत ही शार्प आई रखे। कीन का मतलब होता है बहुत ही आतुरता वाली, मतलब गिद्ध की जो निगाहें होती हैं दोस्तों वो कहलाती हैं कीन आई। अपनी कीन आई रखे ऑन रैपिड डेवलपमेंट्स, जो रैपिड बहुत तेजी वाले डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इन द थिएटर ऑफ वॉर, वॉर के इस सीन में। मतलब उसने क्या कहा है, राइटर कहना चाह रहा है कि ये जो वॉर चल रहा है उसमें इंडिया को जरूरत है कि अपनी कीन आई रखे, अपनी आंखों को तेज रखे कि क्या हो रहा है वो अच्छे से देखे। एन ईयर, अपने कानों को रखे ऑन व्हाट पार्टनर्स ऑन बोथ साइड्स प्लान नेक्स्ट, कि दोनों ही पार्टनर नेक्स्ट क्या प्लान कर रहे हैं, सबसे पहले इंडिया को ये बात मालूम होनी चाहिए, अपने कानों को भी तेज रखे। एंड द एबिलिटी, और यही नहीं भैया बल्कि जो एबिलिटी है, जो योग्यता है, टू कीप इट्स माइंड ओपन, अपने माइंड को ओपन करने की, ऑन वेयर इंडियाज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहाँ हैं,
एज अ ग्लोबल डेमोक्रेसी, एक ग्लोबल डेमोक्रेसी के तौर पे, एंड अ ट्रूली नॉन अलाइंड पावर, और एक ट्रूली नॉन अलाइंड मतलब ये जो न्यूट्रल नीति है उसको रखते हुए पावर लाई करती है। मतलब क्या कहा उसने दोस्तों, बहुत ही सिंपल वर्डों में कहा कि इंडिया को जरूरत है कि वो अपनी कीन आई रखे जो रैपिड डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वॉर में, इन एन ईयर ऑन व्हाट पार्टनर्स ऑन बोथ साइड, अपने ईयर को तेज रखे कि जो पार्टनर है दोनों साइड के वो क्या प्लान कर रहे हैं, एंड द एबिलिटी टू कीप इट्स माइंड ओपन, और वो अपनी एबिलिटी रखे क्या करने की, अपने माइंड को ओपन करने की, समझने की चीजों को, ऑन वेयर इंडियाज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, किस पर भैया, जहां पे इंडिया की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो लाई करती हैं, जो पावर लाई करती है एज अ ग्लोबल डेमोक्रेसी के तौर पे, एंड अ ट्रूली नॉन अलाइंड पावर लाई, और जो ट्रूली नॉन अलाइंड पावर है, जो एक नीति है इंडिया की नॉन अलाइंड रहने की, मतलब न्यूट्रल रहने की, जो वो उसकी नीति है जो उसने बनाए रखी है, उन सब चीजों को देखते हुए। तो दोस्तों पैसेज होलसोल यदि मैं कहूं तो लास्ट में सेंटेंस में जो कहा गया है, इस वाले पैसेज की मैं बात करूं तो ये सजेस्टिव टोन थी, मतलब राइटर ने सजेशन दिया है कि इंडिया को क्या करना चाहिए। पहले वाला जो पैसेज था जो हमने अभी देखा, इसमें जो पहले वाला था वो दोस्तों थोड़ा एक्सप्लेनेटिव था। कभी कभी एग्जाम में टोन पूछी जाती है तो एक जो डिस्क्राइब वाली टोन होती है कि राइटर ने क्या किया, राइटर ने सिचुएशन डिस्क्राइब की है कि इंडिया क्या कर रहा है, रशिया क्या कर रहा है, यूक्रेन क्या कर रहा है। तो ये चीजें जरूरी हैं आपको समझना कि आखिर क्या नीति है, क्या ये लोग चाह रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, और पैसेज में क्या टोन यूज की जा रही है। तो ये था दोस्तों आज का एडिटोरियल। मैं आशा करता हूं कि आपके समय आया होगा। अब नेक्स्ट बचता है और लास्ट की टेस्ट योरसेल्फ। जो वोकैबुलरी आपने की थी आपको प्लीज उन वोकैबुलरीज में ये जो 8 वोकैबुलरीज हैं इनके मीन बताने हैं, और मैं जानना चाहूंगा कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं यहाँ पे जो इन 8 में से 6 के मीन बता सकते हैं। यदि आप 6 के मीन बता सकते हैं इट मीन्स यू आर वेरी मच वर्थ, यू आर वेरी मच गुड। यदि नहीं तो दोबारा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, इसको दोबारा पढ़िए और दोबारा इसकी मीनिंग जानिए। सो दैट्स इट दोस्तों फॉर टुडे। आशा करता हूं कि आपको सबको समझ आया होगा। फिर मिलते हैं हम कल की क्लास में दोबारा। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। लेकिन हाँ, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज डू सब्सक्राइब, इसको जरूर सब्सक्राइब करें। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू दोस्तों। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे हंग्री। थैंक यू। नमस्कार।